हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना के अंदर इतिहास विषय है उसकी पाठ्य योजना की चर्चा करेंगे। तो जैसा एक प्रकरण है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपकी जो भी पाठ्य योजना है आपको उसका क्रमांक लगा लेना है। मैं इसमें क्रमांक नहीं लगाया तो आप इसमें लगा लीजिए क्रमांक। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या आप जिस विद्यालय में आपका लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है सर्वोदय टीटी कॉलेज। उसके पश्चात में आप जिस विषय की पाठ्य योजना बना रहे तो आज का जो अपना विषय है वो इतिहास विषय। तो इतिहास विषय की आप पाठ्य योजना तैयार करेंगे। कक्षा हो जाएगी आपकी 8, समय अवधि हो जाएगी आपकी 35 मिनट और कालांश हो जाएगा आपका जो भी कालांश है उस कालांश को आप लिख लीजिएगा। उसके पश्चात जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है ताजमहल। तो ताजमहल के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, अगर आपको और भी पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी विषयों से संबंधित पाठ्य योजना वहाँ पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के पेज पे जाकर सारी पाठ्य योजनाओं को जरूर देखें। उसके पश्चात में आपको हेडिंग लगा लेनी है शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगा लीजिए और इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने। पहला है विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बना लीजिए और इसके अंदर लिख लीजिए। तीसरा कॉलम आप क्रम संख्या का चाहे तो बना भी सकते हैं, चाहे तो नहीं बना सकते। तो उसमें जिसे बनाए उसी प्रकार से आप बना लीजिए। विशिष्ट उद्देश्य में या शिक्षण उद्देश्य में लिखने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि शिक्षण उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण उद्देश्य तात्पर्य ये है कि आप बच्चे को जो पाठ पढ़ा रहे हैं या जिसके बारे में आप बच्चे को शिक्षण करवा रहे हैं उस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या आपके द्वारा जो शिक्षण करवाया जा रहा है या जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या बच्चे को आप पाठ पढ़ाकर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। तो वह आपके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो शिक्षण के उद्देश्य वाले कॉलम में आपको पहला लिखना है ज्ञानात्मक और दूसरा लिखना है अवबोध। तो ज्ञानात्मक कारण जो अपेक्षित परिवर्तन होगा वो मैंने इसमें लिख दिया, तो आप इसको लिख लीजिए। और अवबोध के कारण भी जो परिवर्तन होगा उसको आप इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। वह क्या कर सकेंगे, सारी चीज़ इसमें अंदर आ जाएगी। उसके पश्चात तीसरा आता है शिक्षण उद्देश्य, वो है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो है विद्यार्थी मुगल कालीन इमारतों, किलों आदि से प्राप्त ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी मुगल साम्राज्य के स्थापत्य कला के कारण के बारे में स्पष्टीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी ताजमहल के बारे में प्राप्त जानकारी में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है अभिरुचि। तो अभिरुचि के अंदर आप लिखें विद्यार्थी ताजमहल के बारे में पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों आदि के माध्यम से पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट आती है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति में लिखिएगा विद्यार्थी पाठ के बारे में सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी ताजमहल से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में सामान्य दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी आपकी शिक्षण उद्देश्य। उसके पश्चात में आप हेडिंग डाल लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। उसके अंदर 2 कॉलम बना ले, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन। ये कॉलम बनाने के पश्चात में आपको इसमें लिखना है, या लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब है इसके अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा इसमें पूछे जाते हैं। और जितने अच्छे इसके अंदर जो प्रश्न होंगे या प्रश्नों की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी आपकी जो पाठ्य योजना है वो उतनी अच्छी बन के निकल गई। कहने का मतलब है जितने प्रभावपूर्ण छात्र अध्यापिका द्वारा इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी पाठ्य योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकलेगी। तो इसके अंदर मैंने प्रश्नों की संख्या बता दी, आपको कितने प्रश्न में आप पूछ सकते हैं। और जो इसमें प्रश्न है वो प्रश्न जरूरी नहीं कि आप इसी जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित हो, आप अन्य संबंधित टॉपिक से भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये बात की ध्यान रखना है या ये बात की जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि आपको अंत के अंदर प्रश्न को या प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ते हुए अंत के अंदर आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को अंत में आपको उस टॉपिक से आप उस प्रश्नों को जोड़ देना है। तो बस ये बात ध्यान रखनी। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न बना लीजिए। जैसे मैंने पहला प्रश्न बनाया है जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था, तो बच्चे उत्तर देंगे जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहाँ था। दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा शाहजहाँ के बेगम का क्या नाम था, बच्चे उत्तर देंगे बेगम का नाम मुमताज़ था। मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने किस इमारत का निर्माण करवाया था, तो बच्चे आसानी से इसका उत्तर दे देंगे मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। फिर चौथा प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो एक प्रकार से ये समस्या बन जाएगी। तो इस ये प्रश्न कैसा हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा।
अब छात्रा देवी का दौरा किया जाएगा तो आपकी जो अगली हेडिंग होगी वो लिखने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसके अंदर ये क्या है, किस प्रकार से है। तो जो प्रस्तावना प्रश्न है आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाना है, क्योंकि जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे उतना ही मतलब सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आपने ये बहुत अच्छा बना लिया तो आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, या पाठ योजना बहुत अच्छी बन के निकल के आ जाएगी। उसके पश्चात आप हेडिंग डाल लीजिए उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हेडिंग डाल लीजिए और उद्देश्य कथन में लिखिए, बच्चों आज हम ताजमहल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये चीज़ उस उद्देश्य कथन में आप लिख दीजिए। उसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा लीजिए, और प्रस्तुतिकरण के अंदर ये आपको संपूर्ण प्रस्तुतिकरण देना होगा जो आप छात्र को द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, या छात्र अध्यापिका द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसका संपूर्ण प्रस्तुतिकरण इसके अंदर ही दिया जाएगा। इसके अंदर आपको 4 कॉलम बना लें। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापिक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, चौथा है श्यामपट्ट कार्य। ये 4 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, उस शिक्षण बिंदु वाला कॉलम में आपका पहला शिक्षण बिंदु लिखना है ताजमहल का सामान्य परिचय। ये शिक्षण बिंदु लिखिए, और इसके अंदर छात्र अध्यापिक क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न से आप शुरुआत करेंगे। तो पहला विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा, ऐसी ऐतिहासिक इमारतें किससे बनी होती है? ऐतिहासिक इमारतें किससे बनी होती है? तो बच्चे उत्तर देंगे लाल पत्थर, सफ़ेद पत्थर, संगमरमर आदि से बनी होती है। द्वितीय प्रश्न पूछा, संगमरमर से बना स्मारक कौन सा? तो बच्चे उत्तर देंगे ताजमहल है। ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। तो छात्र अध्यापिका संपूर्ण प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, तो इसी छात्र अध्यापिका वाले कॉलम में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन, ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर सफ़ेद संगमरमर से बना है। ये ऐतिहासिक धरोहर और मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनाई थी। ये बहुत सुंदर एवं आकर्षक, यहाँ पर हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटक पर्यटन करने के लिए आते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो श्यामपट्ट कार्य है उसके अंदर आप परिपूर्ण कर लीजिए, महत्वपूर्ण बातों को उसके अंदर लिख लीजिए। उसके पश्चात जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु होगा, उस द्वितीय शिक्षण बिंदु का नाम है ताजमहल का इतिहास। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत करेगी। तो पहला लिखिए शाहजहाँ की पत्नी का क्या नाम है? तो बच्चे उत्तर देंगे मुमताज़ है। मुमताज़ की याद में क्या बनाएगा? तो बच्चे उत्तर देंगे ताजमहल बनाएगा। ताजमहल के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। छात्र क्रिया में आप समस्यात्मक लिखिए, और जो श्यामपट्ट कार्य है उसके अंदर आगे पहले आप इसका प्रस्तुतिकरण लिख लीजिए, उसके पश्चात श्यामपट्ट कार्य में आ जाएंगे। जो छात्र अध्यापक कथन है उसमें अंदर लिखेंगे आप, ताजमहल निर्माण का श्रेय 5वें मुगल बादशाह शाहजहाँ को जाता है। इसके पश्चात में आगे लिखेंगे आप, इसके इतिहास के अंदर चल रहे हैं अपन, तो छात्र अध्यापिका का जो कथन है वो कथन ही चलेगा इसके अंदर। और इधर श्यामपट्ट कार्य लिख लीजिए। अगर आपको पेज पूरा भर चुका है तो आप इस प्रकार से अगले पेज पे इस प्रकार से 4 कॉलम बना सकते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य, ये 4 कॉलम बनाने के साथ आपको फिर से आगे वही इस प्रकार से लिखना है। तो शाहजहाँ ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहाँ ने अपनी पत्नियों में सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल को मुमताज़ का मकबरा भी कहा जाता है। 1631 के बाद ही शाहजहाँ ने आधिकारिक रूप से ताजमहल का निर्माण कार्य की घोषणा की थी। 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। वैसे तो इस निर्माण 1643 में पूरा हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं के काम करते करते इसे बनाने में लगभग 10 साल लग गए थे। जो इसकी कुल लागत आई थी वो 1653 में इसकी जो कुल लागत थी उस समय वो 320 लाख रुपए की इसकी कुल लागत आई थी। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने एवं शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अधीन कार्य किया था। कहते हैं कि इसके निर्माण के बाद शाहजहाँ ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। तो ये हो जाएगा इसका प्रस्तुतिकरण। जो छात्र अध्यापक क्रिया है उसके अंदर आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। जो आपका प्रस्तुतिकरण है उस प्रस्तुतिकरण के अंदर जो छात्र अध्यापक क्रिया वाला कॉलम है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप लिख लीजिए। इसके पश्चात जो आपका तृतीय शिक्षण बिंदु है ताजमहल की वास्तुकला की बनावट, या ये किस प्रकार से बनाया गया है, ताजमहल की वास्तुकला एवं इसकी बनावट, या बनावट भी लिख सकते हैं आप। तो विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए आप इसके, यमुना नदी के किनारे कौन सी ऐतिहासिक धरोहर? तो बच्चे उत्तर देंगे ताजमहल है। ताजमहल का उकेरी गई कलाकृति को क्या कहते हैं? बच्चे उत्तर देंगे वास्तुकला या बनावट कहते हैं। वास्तुकला या बनावट के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक हो जाएगा। उस श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर सकते हैं इसके अंदर से। इसके पश्चात जो इसका प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुतिकरण लिखेगा, ताजमहल का निर्माण पार्शियन व प्राचीन मुगल परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मुगल शासन काल के दौरान सभी भवन के निर्माण कला में लाल पत्थर का उपयोग किया गया था, परंतु ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनाने के लिए चूना पत्थर व सफ़ेद संगमरमर कई प्रकार की नक्काशी
व हीरे जड़े ताजमहल की दीवारों पर सजाया गया। ताजमहल में मुमताज़ का मकबरा और पास ही में शाहजहाँ के पार्थिव शरीर का मकबरा बना है, जिसका मुख दक्षिण में मक्का की तरफ है। ताजमहल के चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। ताजमहल विश्व का पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह वर्ष 2007 में नए 7 अजूबों में ताजमहल को शामिल किया गया। अभी ताजमहल का हल्का पीला रंग का होता जा रहा है और इसका जो कारण है वो अम्लीय वर्षा है। इसका कारण क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण इसके रंग में थोड़ा सा पीलापन होता जा रहा है। जो आपका छात्र अध्यापक क्रिया वाला कॉलम है, इसके अंदर आप लिखेंगे छात्र क्रिया वाला कॉलम है, उसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को नोट करेंगे और जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप यहाँ पर कार्य के अंदर नोट कर लीजिए। उसके पश्चात जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपके पुनरावर्ती प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए पुनरावर्ती प्रश्न, और इस पुनरावर्ती प्रश्न के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो इस पुनरावर्ती प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है उसमें बच्चों का ध्यान केंद्रित रहे, या वो जो पाठ पढ़ा रही है उसमें बच्चों का ध्यान लगा रही है, एकाग्रचित रहे। इस वजह से छात्र अध्यापक द्वारा पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा, ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ? तो बच्चे उत्तर देंगे 1632 में। ताजमहल में किस परंपरा का ध्यान रखा गया? पारसियन एवं मुगल परंपराओं का। ताजमहल के लिए प्रसिद्ध संगमरमर या मकराना के लिए जो पत्थर है वो कौन से राज्य से लाया गया? तो बच्चे उत्तर देंगे राजस्थान से। ताजमहल को बनाने के लिए कितने वर्ष लगे? बच्चे उत्तर देंगे 22 वर्ष लग गए। ताजमहल किस शासक ने बनवाया? तो बच्चे उत्तर देंगे शाहजहाँ ने ये बनवाया था। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपके मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और मूल्यांकन प्रश्न लिखिएगा इसके अंदर, या मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि मूल्यांकन प्रश्न होते क्या है और किसके द्वारा बनाए जाते। जो मूल्यांकन प्रश्न है वो छात्र अध्यापिका द्वारा बनाए जाते हैं और इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने ग्रहण किया है अथवा नहीं किया है, उन्होंने कितना ग्रहण किया इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापिका द्वारा मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के आप बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाए लघुतरात्मक, अतिलघुतरात्मक, निबंधात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न, रिक्त स्थान वाले, सत्य वाले, मिलान चिन्ह वाले, किसी भी प्रकार के प्रश्न आप बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया उस प्रकार से आप प्रश्न बना लीजिए और उसके पश्चात देखिए मैंने सारे प्रश्न बना लिए और उस प्रकार से आप प्रश्न बनाए। इसके पश्चात आते हैं आपकी नेक्स्ट हेडिंग गृह कार्य। तो आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं और आप बच्चों को गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस घटनाएं किस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस घटनाएं के स्तर के आधार पर आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि वो अपने खाली समय का घर पे जाके सदुपयोग कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। मित्रों, अगर पढ़ाई संबंधित आपको कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।